बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर इंशाल्लाह टॉक से आगे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की बात करनी है। पिछले लेक्चर में हमने जो उसकी मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ी थी, टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, दैट वाज इक्वल टू द टॉर्क। अब हमने नेट टॉर्क का बारे में पढ़ना है। अब देखिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही है, इसमें डायरेक्शन का भी काफी बड़ा एक रोल प्ले होगा। अब देखें, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम अगर बात करें तो अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन दो ही किस्म की हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। ठीक है, अगर मैं एक नट बोल्ट की बात करता हूँ, अगर मैं उसको टाइटन करता हूँ या टाइट करता हूँ, तो देखिए मेरा स्पैनर जो है अप से डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करता है, जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क की मूवमेंट हो रही है तो दैट टॉर्क ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। मोमेंट का मतलब ये अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगी। क्लॉकवाइज मोमेंट का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इंड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं उसी नट बोल्ट को लूज कर दूं तो उसके लिए मुझे स्पैनर अपना उल्टी साइड पर घुमाना पड़ेगा in the anti-clockwise direction. Then torque produced in that direction is called the anti-clockwise moment. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई इतना। अब ये थोड़ी सी मैंने इसको ये आपकी बुक वाली डायग्राम इधर मैंने शो करा दी कि जब अब हमने इसको टाइट करना है तो क्लॉकवाइज घुमाना है तो वो तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा, और अगर हमने एक ही उसी नट को अगर लूज करना है तो उल्टी साइड में हमने स्पैनर को घुमाना है in the anti-clockwise direction, then that torque produce then that torque is called the anti-clockwise moment. ठीक है, that direction of torque को हमने मोमेंट कह देना। ठीक है, अब हमने बात करनी है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। अगर बॉडी शुरू में रोटेट नहीं कर रही, ठीक है, बॉडी शुरू में रोटेट नहीं कर रही, बॉडी शुरू में स्टैटिक कंडीशन में है, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कंप्लीट हो रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी, टॉर्क वाली। तो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ टॉर्क क्या कहती है कि उसकी एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की टॉर्क अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उसने रोटेशन नहीं देनी। ठीक है, दोनों अगर इक्वल हो जाए, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील को अगर मैं दोनों हाथों से नीचे ही की तरफ धक्का दूं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर उसको मैं धक्का दूं तो उसने रोटेशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि दोनों की जो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट तो है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इफ दो सम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर उनका दोनों का सम जो भी है जीरो है या जो भी है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अगर उन दोनों का सम अगर जीरो है तो दैट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और वो घूमेगा नहीं या कहीं भी नहीं जाएगा। अगर कोई एक भी ज्यादा है तो उसी डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करेगी। क्लॉकवाइज की फोर्स ज्यादा है, क्लॉकवाइज मूव ज्यादा करेगी, क्लॉकवाइज की तरफ मूव करेगी, और एंटी क्लॉकवाइज में है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एक और वो एक घरों के अंदर भी आप लोग मतलब बहन भाई आपस में खेल खेलते हैं छोटा सा, कि एक एक भाई बाहर से दरवाजा खींच रहा है, दूसरा भाई बाहर से दूसरी साइड से दरवाजा अपनी तरफ खींच रहा है। इसका ये मतलब है कि एक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्स या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी साइड पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उन दोनों का सम जो होता है, ठीक है, उन दोनों का जो सम है, क्योंकि एक साइड पे क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह ही चलता है। एंटी क्लॉकवाइज पे आपकी पॉजिटिव साइन आता है और क्लॉकवाइज पे नेगेटिव साइन आता है मैथमेटिक्स की टर्म में। तो अगर उन दोनों का अगर हम सम करें, जिस साइड पे भी उसकी टॉर्क ज्यादा होगी तो उस साइड पे दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, और अगर वो बंद वाली साइड पे जोर लगा रहा तो बंद हो जाएगा दरवाजा। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के जो फोर्सेस या इन दोनों के टॉर्क्स को जो हमने प्लस या माइनस करना है, या इन दोनों के जो टॉर्क्स को हमने सिंपलीफाई करना है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, जब हम दो टॉर्क्स की बात करते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की,
उन दोनों का सम जो होता है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है आपके बुक्स के अंदर ये लिखी हुई है कि अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर दोनों ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल हो जाएं तो मूवमेंट नहीं होती। ऐसी बात है ना, जिस तरह मैं पहले भी आपको एग्जांपल देता रहा हूँ गाड़ी की, कि अगर दो बंदे गाड़ी के बैक साइड से धक्का लगा रहे हैं, दो बंदे ही आगे से धक्का लगा रहे हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो गाड़ी ने कहीं भी नहीं जाना, उधर ही खड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट फोर्सेज हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑपोजिट फोर्सेज अगर इक्वल हो जाती हैं तो उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाती है। ठीक है, नेट फोर्स के ऊपर ही बॉडी की मूवमेंट या एक्सेलरेशन डिपेंड करती है। इसी तरह अगर फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि टॉर्क की जो बेसिकली आपने मैथमेटिकल टर्म्स देखी हैं उसके अंदर क्या था कि टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। अब लेंथ जो है या मोमेंट आर्म जो है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। फोर्स नेगेटिव हो सकती है, फोर्स नेगेटिव का मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। तो क्लॉकवाइज के लिए आपकी फोर्स नेगेटिव हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए फोर्स आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इफ दैट फोर्सेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन द टॉर्क विल बी जीरो गिवन द जो उसका मोमेंट आर्म है, गिवन द मोमेंट आर्म इज सेम। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहली वाली इमेज आप देखें, सबसे पहली इमेज आप देखें, उसमें लिखा हुआ है, बना हुआ है कि कम वजन वाला बच्चा राइट साइड पे बिल्कुल एच पे बैठा हुआ और ज्यादा जो हैवी वेट बची है वो थोड़ा सा राइट साइड पे बैठी है। इससे ये हुआ क्या कि जो जिसका वजन ज्यादा है, ठीक है, जिसका वजन ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी डाउनवर्ड, उसके ऊपर ग्रेविटी की ज्यादा, यानी कि उसका वेट ज्यादा, वेट बेसिकली इज अ फोर्स, उसका फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है। तो हमने उसका मोमेंट आर्म छोटा कर दिया, क्योंकि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बेसिकली जो मिडल में उसका रोटेटिंग पार्ट है वो है। हमने क्या कर दिया कि उसका मोमेंट आर्म छोटा कर दिया। मोमेंट आर्म छोटा करने से क्या हो गया कि उसकी जो नेट टॉर्क है वो इक्वल हो गई। ऐसी बात हमने की थी ना कि देखें, अगर हमने टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो उसके दो ही फैक्टर्स हैं, या फिर फोर्स का फैक्टर है या फिर उसका मोमेंट आर्म का फैक्टर है। अगर हमारे पास फोर्स ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो अगर हम उसको मोमेंट आर्म छोटा कर देंगे तो टॉर्क सेम प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हमारे पास मोमेंट आर्म ज्यादा है तो वेट कम कर देंगे तो तब भी टॉर्क वगैरह को हम स्टेबल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने इसको इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रखना है, ठीक है, अगर मैंने इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि जो थोड़ा सा हैवी बचा है वो उसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ले जाऊंगा ताकि उसका मोमेंट आर्म छोटा हो जाए। ठीक है, एल अगर इसका जो डिस्टेंस है जो कैपिटल एल होता है वो छोटा हो गया और उसी के बाद उसका वेट ज्यादा हो गया, यानी फोर्स ज्यादा होगी, तो फोर्स ज्यादा होगी, मोमेंट आर्म थोड़ा हो गया, तो टॉर्क अभी भी उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जितना वो लाइट वेट बचा अप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम इसको स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि अगर दोनों बच्चों का वेट अगर सेम है तो दोनों बच्चों को एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे बिठा दें तो तब भी उसका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जीरो होगा, यानी कि उसका टॉर्क नेट टॉर्क जीरो होगा, यानी कि ना वो ऊपर की तरफ जाएगा ना वो नीचे की तरफ जाएगा, सीसॉ एक ही जगह पर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है और इसका एक प्रैक्टिकल भी है जो आप प्रैक्टिकल कॉपीज के अंदर आप करेंगे जब भी आप प्रैक्टिकल कॉपीज बनाएंगे, स्केल के साथ और एज के साथ हम करते होते हैं ये। ठीक है, उससे हमें काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है, लेकिन ये एक लॉजिक आपको थोड़ी सी हमने एडवांस लेवल पे बताई है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये देखें, ये वाला जो असल में एग्जांपल है ये इसी तरह का एक प्रैक्टिकल भी है आपका। ठीक है, अब कहते हैं कि एक मीटर रॉड है जो बिल्कुल मिडल पे हमने स्टेबल किया हुआ एक एज, एक छोटा सा रिज है या वेज है जिसको भी हम इसको कह दें। ठीक है, उसको हमने पॉइंट ओ का नाम दे दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल पे। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर वेट्स ना लगाएं तो ये स्केल इसके ऊपर एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया कि एक वेट हमने बांध दिया W2 के नाम से राइट साइड पे बी पॉइंट पे, और एक वेट हमने बांध दिया ए पे। ठीक है, जो W1 है वो उसका वेट ज्यादा है, जो W2 है उसका वेट कम है। आपको ये इमेज में नजर आ भी रहा होगा कि W1 का जो ब्लॉक है वो बहुत बड़ा है, W2 का ब्लॉक थोड़ा सा छोटा उससे। ठीक है, और यहाँ पर आप एग्जांपल के अंदर अगर देख ले तो उसने लिखा हुआ भी है द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी एंड हमने दूसरे का वेट निकालना है बेसिकली। ठीक है,
और इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट डी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। अब देखिए मीटर रॉड है तो इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर का रॉड ही होगा, जारी सी बात है, मीटर रॉड है ना, तो 1 मीटर का रॉड होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो ए बी पॉइंट पे उसने 40 सेंटीमीटर पे लगा लिया, तो हमने ए पॉइंट पे कितना 25 सेंटीमीटर से हमने लगा लिया। बेसिकली हमने ये करना है कि हमने वेट को मेजर करना है, इस तरह मेजर करना है कि इन दोनों का जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है वो जीरो या फिर वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, एक वेट छोटा है साइड पे, एक वेट बड़ा है साइड पे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि जो बड़ा वेट है उसका जो मोमेंट आर्म है वो छोटा कर दिया। ठीक है, हमने मोमेंट आर्म तो छोटा कर दिया, लेकिन उसका वेट कितना होना चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए। बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस एट अ पॉइंट ए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम। मैं आपको यहाँ पर एक बना भी देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो है, दिस इज 25 सेंटीमीटर्स, और यहाँ से ओ से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इसको दो हिस्सों में तोड़ दें, दो हिस्सों में कैसे तोड़ेंगे, नहीं ये नहीं सही, कोई और कलर लेते हैं, ब्लू। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ, इसको दो हिस्सों में तोड़ ले, ये वाला पोर्शन अगर मैं पहले इसको मैं हल करने की कोशिश करूँ, इसका ये मतलब है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा। देखिए ओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, यहाँ से रोटेट कर रहा है ना, अगर मैं इसकी सिर्फ राइट साइड को अगर देखूं तो ओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वेट इसकी फोर्स है, यानी कि W2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको फोर्स लिख सकूं तो ये भी वही चीज है, फोर्स इज इक्वल टू W। ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ जो मोमेंट आर्म है ओ से बी तक है, ओ बी, तो ओ बी इसने कितना बताया, ओ से लेकर बी तक है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ से लेकर डी तक है 40 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वेट बी गिवन है, W2 इज गिवन एज 10 न्यूटन, W2 इज 10 न्यूटन। अब हमारे पास ये वेट निकल आया, यहाँ से इसका मोमेंट आर्म भी निकला, तो टॉर्क निकल आएगा यहाँ से, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। तो एफ यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू वेट के बराबर है ना, मल्टीप्लाई बाय एल है 40 सेंटीमीटर, यानी कि हमने क्या करना है 10 मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि सेंटीमीटर्स को पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, अगर हमने सेंटीमीटर्स के अंदर ही लेकर आना है तो हमने इसको सेंटीमीटर ही रहने देना। अभी हम देखते हैं कि हमने इसके साथ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर टॉर्क निकल आया तो इसका ये मतलब है कि जो राइट हैंड साइड का टॉर्क है, जो यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क है, दैट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सो दैट द बॉडी इज इन द रेस्ट पोजीशन या इन द बैलेंस कंडीशन। ठीक है, हमने इस बॉडी को बैलेंस रखना है, तो दोनों का टॉर्क इक्वल होना चाहिए। तो एक साइड का अगर हमारे पास टॉर्क निकल आया तो दूसरी साइड का भी टॉर्क अगर हम निकाल लें तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमें वेट उसका इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके बुक्स के अंदर सोल्यूशन बना हुआ है, और यहाँ तक कि आपको लोगों का आज लेक्चर होगा, इतना बड़ा लेक्चर नहीं है आज। ठीक है, तो मैं इसके बाद रिपीट भी कर देता हूँ पूरा का पूरा लेक्चर। ठीक है, हमें वेट 1 नहीं पता, जो बड़ा वाला वेट था वो हमें नहीं पता, W2 इज 10 न्यूटन। अब मोमेंट आर्म ऑफ वेट 2 जो है कि जो 2 सेकंड वेट था उसका 40 सेंटीमीटर था, अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.4 बन जाता है, और पॉइंट जो फर्स्ट वेट वाला था उसका था मोमेंट आर्म ऑफ 0.2 यानी कि 25 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर्स में लेकर जाएंगे तो कितना बन जाएगा। अब देखें ये कैसे हुआ, ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि एक मिनट टाइप कर देता हूँ इधर। ये मतलब हुआ कि 25 डिवाइडेड बाय 100 then that is equal to 0.25। इसी तरह 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 0.40। ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा सारा। बेसिकली ये इधर ये चीज बनी है। ठीक है, एंड हमने बात की थी कि वो स्टेबल कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल या इक्विलिब्रियम के लिए होना के लिए क्या लाजमी है कि उसके दोनों क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल। हमने क्या कर दिया कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये यहाँ पर आपको मैंने एक चीज लिख के दिखाई है, मतलब बुक्स के अंदर लिखा हुआ भी आपका जो
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मोमेंट ऑफ वेट 2 एंड मोमेंट ऑफ वेट 1 शुड बी इक्वल, कि दोनों का वेट का जो मोमेंट्स है यानी कि दोनों के जो टॉर्क्स हैं वो दोनों टॉर्क जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। हमें सारा का सारा डाटा पता है सिर्फ W2 का, वेट 2 वाला डाटा हमें पता, तो हम सबसे पहले राइट साइड वाला टॉर्क निकाल लेते हैं कि जहां पर हमें वेट 2 भी पता है और उसका मोमेंट आर्म भी पता है। तो बेसिकली क्या हो गया कि टॉर्क इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। पहले फोर्स हुआ करती थी, फोर्स की जगह वेट अगर आ जाती तो वेल एंड गुड, वेट आ जाएगा उसकी जगह, क्योंकि वेट भी फोर्स ही है एक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि राइट साइड पे देखे, लेफ्ट साइड पे देखे W2 के बारे में हमने एक फार्मूला लिखा है यहाँ पर, W1 मल्टीप्लाई बाय OA। W1 हमारे पास है 0.40, नहीं सॉरी W2, हाँ W2 है आपके पास 0.40 यहाँ पर, और O भी है 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख लें, कलर मुझे मिल जाएगा अच्छा सा। ठीक है, W2 इज 10 न्यूटन। हमें पता है कि वो छोटा वाला जो वेट था वो 10 न्यूटन का है, और उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना था, 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर्स। ठीक है, और राइट साइड पे आप देख लें, वेट 1 हमें नहीं पता था, हमें वेट फाइंड करना था। तो दूसरी साइड पे क्या है, आपका मोमेंट आर्म आपको पता है कि 0.25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर यहाँ पर 0.25 मीटर्स उसका मोमेंट आर्म था। हमें वेट फाइंड करना था, तो वेट हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर इस वेट को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इसको एज इट इज रहने दें, 0.25 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने उसको जब राइट साइड पे लेकर चले गए तो वो डिवीजन में आ गया। ठीक है, तो 0.25 इस पूरी की पूरी इक्वेशन के नीचे डिवीजन में आया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चला कि उसका जो वेट 1 था वो 16 न्यूटन वेट था। ठीक है, thus the weight on the left side given by W1, the value of that weight is 16 newtons. ठीक है, I hope this is clear up until now. फिर से देख लें, मैं न्यूमेरिकल को दोबारा से समझाने वाला हूँ। न्यूमेरिकल के अंदर बात ये हो रही है, एग्जांपल में बात ये हो रही है कि एक मीटर रॉड है, मीटर रॉड को हमने बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में उसको बैलेंस किया हुआ था। जब हमने वेट उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया तो उसको हमने मिडल में बिल्कुल बैलेंस किया हुआ था, लेकिन हमने वेट अप्लाई किया ए पॉइंट पे, हमने W1 अप्लाई कर दिया, बी पे हमने W2 अप्लाई कर दिया, इस कंडीशन में कि W1 का वेट W2 से ज्यादा है। ठीक है, ये हमें वैसे बेसिकली पता नहीं है, लेकिन हमें इसको डायग्राम से देखते हुए पता चल गया W1 का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, W2 का वेट कम है। अब वो कह रहा है कि जो W1 का जो वेट है वो हमने फाइंड करना है, जबकि W1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन या उसका फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना है, 25 सेंटीमीटर्स, और जो सेकंड वेट है उसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस। अब हमने ऐसा वेट फाइंड करना है कि इन दोनों के वेट के होते हुए यहाँ पर वो स्केल जो है या ये मीटर रॉड है वो बैलेंस हो जाए, ना वो राइट साइड पे टिप करे ना वो लेफ्ट साइड पे टिप करे। ऐसी जगह ऐसा वेट हमने फाइंड करना है कि वो बैलेंस हो जाए। इसका ये मतलब हुआ कि हमने देखना है कि राइट हैंड साइड का जो टॉर्क है लेफ्ट हैंड साइड के टॉर्क के साथ इक्वल या बराबर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर बॉटम साइड राइट साइड वाली अगर नीचे जाएगी या लेफ्ट साइड वाली नीचे जाएगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होगा या रोटेशन देगी हल्की फुल्की सी। ठीक है, सीसॉ में भी हमने देखा कि रोटेशन ही प्रोड्यूस होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर भी टॉर्क ही प्रोड्यूस हो रहा है। और अभी हमने पिछले ही टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज की जो सोल्यूशन वगैरह होता है या उसके लिए हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो जाती हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो रिजल्ट क्या हो गया कि उनकी जो नेट टॉर्क का या रोटेशन है वो जीरो हो जाती है, ना वो राइट साइड पे मूव करेगा ना वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, ना ही एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना ही वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसमें भी हमने यही फाइंड करना था कि इन दोनों का टॉर्क हमें पता चल गया कि इक्वल है क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है आपस में। ठीक है, तो दोनों टॉर्क शुड बी इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड का टॉर्क क्या हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय L होता है बेसिकली। तो यहाँ पर F क्या है, F की जगह वेट आ जाएगा क्योंकि फोर्स कौन सी अप्लाई चीज कर रही है, ये वाला मैस अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड्स, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेट। तो वेट इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स की जगह वेट आ जाएगा और लेंथ की जगह OA की लेंथ आ जाएगी जो कि 25 सेंटीमीटर है। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे फोर्स की जगह W2 आ जाएगा और उसकी लेंथ की जगह OB वाली लेंथ आ जाएगी, दैट इज 40 सेंटीमीटर्स।
ठीक है, हम दोनों ने एक दूसरी वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, बिकॉज टॉर्क बोथ द टॉर्क्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल क्यों किए, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का आपस में जो टॉर्क्स जो दोनों की आपस में इक्वल है, इस वजह से इक्वल है कि क्योंकि वो बॉडी स्टेबल कंडीशन में है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स आपस में इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, यहाँ पर स्टेबल कंडीशन में आ जाती है, रोटेशन नहीं देती। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स आपने देखा राइट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब सॉरी W1 मल्टीप्लाई बाय OA और आपका, और W2 मल्टीप्लाई बाय OB। W1 मतलब F है और OA मतलब उसकी जो लेंथ है या मोमेंट आर्म है। ठीक है, वो वहां से हमने देखा हमें W1 की वैल्यू नहीं गिवन, तो बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, तो हमने क्या किया कि W1 को राइट साइड लेफ्ट साइड पे आइसोलेट कर दिया या फिर उसको अकेला छोड़ दिया, बाकी सारी की सारी वैल्यूज हम एक साइड पे लेकर चले गए और सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझसे कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम यहाँ से फिर आगे इजीली मूव आउट कर सके। ठीक है, ये मतलब इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो पेपर्स में आते होते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दें, क्वेश्चंस का टाइम स्टार्ट कर देते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक, एक क्वेश्चन भी नहीं आया मुझे। ये मैं समझा देता हूँ। अच्छा, एग्जांपल आप फिर से देख लें, एक बच्चे को नहीं समझ आई। अब मैं देखे वर्ड बाय वर्ड उसकी एग्जांपल का जो क्वेश्चन है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मीटर रॉड, सबसे पहले तो उसने बात कर दी कि रॉड की कितनी लेंथ होगी, मीटर 1 मीटर्स। 1 मीटर्स के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं या फिर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, आप जिस तरह भी देख ले, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर्स की बात हो रही है, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक उसका कितना डिस्टेंस हो गया, 100 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स की बात हो रही है, और वो कह रहा है कि इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट ओ पे सपोर्टेड है। इसका क्या मतलब है कि ओ से लेकर दूसरी साइड तक 50 सेंटीमीटर होगा, ओ से लेकर ही अदर साइड पे 50 सेंटीमीटर होगा, ऐसी बात है, तब जाके वो स्टेबल होगा ना। ठीक है, बिल्कुल मिडल की बात यही है कि दोनों साइडों पे इक्वल लेंथ होगी आपस में, तब जाके वो स्टेबल भी हो जाएगा। अब उसने बात की द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट बी। अब बी पॉइंट आप देख ले राइट साइड पे है। ठीक है, इस बी पॉइंट पे आपका वेट सस्पेंडेड है 10 न्यूटन का। ठीक है, और वहां से ओरिजिन से या फिर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से या फिर उसका मिडल से उसका जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, यानी कि हमें उसका मोमेंट आर्म पता चल गया कितना है, 40 सेंटीमीटर्स का, और उसका हमें वेट भी पता चल गया या उसकी फोर्स पता चल गई उसकी कितनी फोर्स है, 10 न्यूटन की। तो इसका हम टॉर्क इजीली निकाल सकते हैं। टॉर्क का फार्मूला था T इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L। तो यहाँ पर फोर्स की जगह वेट अप्लाई हो रही है। ठीक है, फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, वेट अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड्स की तरफ, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा W, तो टाउ इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय L। तो L इसमें क्या है, OB। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ बनाता भी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज L एंड दिस इज F। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस L। ठीक है, तो F की जगह मैंने क्या लिखना है, W, वेट आ गया, वेट कौन सा, W2। L क्या है इसमें, OB, तो यहाँ पर मैंने लिख देना है OB, दैट इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सी डायरेक्शन वाला टॉर्क, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा टॉर्क है आपका, वही बात OA, दैट इज आल्सो द मोमेंट आर्म। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब देखिए, फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस एट अ पॉइंट A 25 सेंटीमीटर फ्रॉम O। कहता हमने ऐसा वेट फाइंड करना है कि जो 25 सेंटीमीटर में मैं लगाऊं तो उसको बैलेंस कर दे। बेसिकली उसका कहने का ये मतलब है कि उसको मिडल से लेकर मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाऊं और ऐसा वेट लगाऊं कि उसको बैलेंस कर जाए। कितना वेट लगाना चाहिए मुझे, इतना पे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो इसने क्या किया कि OA की वैल्यू दे दी 25 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमने फाइंड क्या करना था, W1। ठीक है,
और यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसका ये मतलब हुआ कि टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, या फिर इसको 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो टॉर्क है वो दोनों आपस में इक्वल है, बिकॉज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है जी। अब इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टॉर्क इक्वल होगा। अब टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इसमें ये था कि अब मैं यहाँ पर डायग्राम में बना रहा हूँ छोटी सी, यहाँ पर था ए पॉइंट इधर था, 0 यहाँ पर, ओ यहाँ पर था, बी पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर जो बॉडी लगी हुई थी उसका वेट था W1 था, यहाँ का जो वेट था वहां पर उसका वेट था W2। अब ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस था वो 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से ए से यहाँ तक का था 25। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का आप देखें ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में ये वाली डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में आप देख ले टॉर्क की क्या वैल्यू होगी, टॉ इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय इसमें मोमेंट आर्म क्या बन रहा है OB इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आपकी लेफ्ट साइड वाला है उसमें क्या है, वेट आपको नहीं गिवन, तो वेट आप ऐसे ही निकाल ले, W1 है ये W2 है, ये थोड़ा सा मे भी क्लियर ना हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय इसका जो एंड मोमेंट आर्म है वो है OA। ठीक है, W2 आपको गिवन है दैट इज 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय OB की वैल्यू आपको पता है 40 सेंटीमीटर है, दैट इफ वी कन्वर्ट इनटू मीटर्स दैट इज अ 0.4। ठीक है, इज इक्वल टू W1 आपको नहीं पता तो आपने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय इसका जो डिस्टेंस है 0.25 सेंटीमीटर यानी 0.25 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसमें यह हुआ कि W1 हमने फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, हमने W1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है ये हमने क्या कर दिया, इस साइड में हमने इसको डिवीजन में लेकर चले गए। ठीक है, तो क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.25 इधर आ जाएगा साथ में, ये किसके इक्वल हो गया W1 के। हमें वेट फाइंड करना तो यहाँ से हमारा वेट निकल आएगा, इसको मैं अगर कैलकुलेटर के अंदर करूंगा तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 19 आता था, याद नहीं है सही से, 16 है सॉरी, 16 और वेट होता है न्यूटन में। ठीक है, तो वेट वेट और फोर्स दोनों आपस में न्यूटन में हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो सेकंड वेट है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए 16 न्यूटन का होना चाहिए एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ठीक हो गया, ये हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो दूसरा भी वेट इतना होना चाहिए कि वो उसको स्टेबल कर सके, तो दोनों हमने टॉर्क्स इक्वल कर दिए यहाँ पर। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमने दोनों इक्वल कर दिए, उन दोनों का फार्मूला हमने पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, जितनी जितनी वैल्यूज जहाँ जहाँ वैल्यूज जैसे जैसे वैल्यूज लगती जा रही थी लगाते गए, जो अननोन वैल्यूज थी हमने उसको एक साइड पे रख दी, जो नॉन वैल्यूज थी हमने एक साइड पे रख दिया और उसको सॉल्व कर दिया, बेसिकली जो सिंपल मैथमेटिक्स आप करते हैं। ठीक है, ये वाला वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे भी आज, तो ये वाला जो मैंने खुद अपने हाथों से किया ये भी आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा, स्क्रीन मैंने खुद ही बंद की हुई थी इस वजह से शो नहीं हो। व्हाई वी कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स। अच्छा देखिए, जब भी हम फिजिक्स के अंदर बात करते हैं या कभी ये एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तो जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको अपने बेस क्वांटिटीज के अंदर लेकर जाना है। ठीक है, अगर आप नहीं लेकर जाएंगे आपका न्यूमेरिकल वहीं पर ही गलत है, वहीं पर आपका न्यूमेरिकल के आधे नंबर वहीं पे कट जाएंगे। सेंटीमीटर्स में मीटर्स में लेकर चले जाएं, किलोमीटर्स में मीटर्स में लेकर चले जाएं। ठीक है, इसी तरह
किलोग्राम्स में आपने ग्राम में लेकर जाना, ठीक है। केजी मतलब सॉरी ग्राम्स में तो आपने किलोग्राम में लेकर जाना, क्योंकि मैथ्स आपका हमेशा केजीज के अंदर होता है। बेस क्वांटिटीज आपने पढ़ी है तो वो आपको पता होगा, फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर ही है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आपने करना है तो मुझसे आप कर लीजिए। हमारे पास आखिरी 8 मिनट रह गए, नहीं तो इसके बाद यहाँ पर हम खत्म कर लेते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क भी हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये चैलेंज वगैरह भी आप लोगों के साथ चलता रहेगा हमारा, तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा आप लोग भी इंटरेक्शन में आते रहेंगे, थोड़ा सा लेक्चर में भी मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, होमवर्क आज का कोई नहीं है, आपका कोई होमवर्क नहीं है आज का। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। मंडे मंडे ट्यूसडे को की क्लासें होती हैं। कल मेरी कोई क्लास नहीं है आप लोगों के साथ, आपकी फिर मेरे साथ क्लास है ट्यूसडे को, नेक्स्ट क्लास। तब तक आप यहाँ तक का जितना भी हम पढ़ चुके हैं तो उस टाइम तक टेस्ट बच्चे मैं जब अभी तो नहीं ले सकता, ऑनलाइन वगैरह तो नहीं होगा मुश्किल। एंड क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज से नीचे नहीं समझ आई। अच्छा एक मिनट, वो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज का जो टॉर्क है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज का जो टॉर्क है वो होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मोमेंट्स ऑफ वेट और मोमेंट्स ऑफ सेकंड वेट है वो होगा आपस में। ठीक है, ये बेसिकली एक एक स्टेप में बताते जा रहा है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मतलब जो राइट क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स होती है वो है। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो वेट सेकंड वेट का जो टॉर्क है वो, और सेकंड जो मोमेंट ऑफ वेट वन का मतलब है कि वेट वन का जो टॉर्क है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो तब जाके वो स्टेबल होगी कंडीशन आपकी। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की। तो सिंपल हमने वही फार्मूला सारा का सारा पुट कर दिया। टॉर्क का फार्मूला, वेट टू पे जो भी फार्मूला टॉर्क का लग रहा है, डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई बाय ओ बी, तो और राइट साइड में डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई बाय ओ आई। ठीक है, तो यहाँ से फिर सिंप्लीफाई कर देना आपने सारा। अब ओरल भी होगा इन क्लासेस में, ऑनलाइन में तो ओरल नहीं होगा, लेकिन आप लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो जितना आप पढ़ चुके हैं ऑनलाइन के अंदर वो सारा का सारा ओरल हो सकता है आपके साथ, इवन टेस्ट भी होंगे आपके। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम फिर अपनी क्लास का ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।